Good evening, everyone. How are you all? So, before starting your 12th module, let's discuss previous activity. Yesterday हमने एक एक्टिविटी की थी. एक एक्टिविटी आपको एज अ होमवर्क मिली थी. तो यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है. पहली केस स्टडी पे डिस्कशन करनी है. जो भी ग्रुप 1 में पर्सन थे, वो टेक्स्ट बॉक्स में आंसर लिखते हैं. ओके, नमन ने ऑलरेडी लिख दिया है. वेरी गुड. You have to see N dollar rates could cause substitution effects. Naman, you are in group 1 na? Okay. The quality of the cost. Yes, it could be main reason. And where is another very good Naman? Valid point जो भी आपने डिस्क्राइब किया. इट मीन्स कि आपने इस पे स्टडी की है, इसीलिए आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहे हो. एंड बाकी एक्सचेंज रेट. ओके, क्लियर. ओके, ओके, गुड सुजंत.
ओके, तो नमन, संचिता, प्रिया एंड सुदन का अभी तक रिप्लाई आया है, ठीक है। एंड वेयर इज अदर पर्सन? व्हाट अबाउट द सेकेंड ग्रुप केस स्टडी? ओके, नाउ टर्न ग्रुप 2 की टर्न है अभी। सुधांत, प्रिया, संचिता और नमन, सिर्फ 4 पर्सन ने रिप्लाई किया। आई थिंक 5 to 6% थे। Scholar sites where many other theories are mentioned, which may be the reason for. Yes. गूगल स्कॉलर्स पे वर्क पेपर आर्टिकल्स वगैरह से आपको बहुत डेटा मिल सकता है। सेकेंड ग्रुप में हिमाक्षी, मानसी, हेलो, वॉइस ऑडिबल है? अलीन मैम। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, 2 मिनट के लिए प्लीज आप होल्ड कर लो। श्योर, श्योर। हाँ बेटा, आज आप लोगों की जो भी 12 मॉड्यूल्स हैं, आज आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है। अगले वीक से आप लोगों के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो आप लोगों को 2 वीक कराए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन, सारे मॉड्यूल, सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। इस वीक में आप लोगों को सारे टास्क अपने कंप्लीट करके सबमिशन कर देनी होगी। सैटरडे संडे तक की डेडलाइन आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा, सारी चीजें आपके ग्रुप में भेजी जाएंगी। आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजों को सबमिट करके क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है बेटा? जिन लोगों ने जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कल डाउट सेशन है, डाउट सेशन में क्लियर कर लेना। परसों आप लोगों का बेसिक इंटरव्यू कैसे देना होता है उसके रिगार्डिंग सेशन होगा, और आप लोगों को उसके आगे कंटिन्यू फिर नेक्स्ट वीक से प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करेंगे। अगर कोई भी आपके कलीग्स हैं जो रजिस्टर नहीं कर पाए थे या करना चाहते हैं ऑफर प्राइस में, आज लिंक ऑन है। 4 बजे से रात के 10:30 बजे तक उनको बता दीजिए, अगर करना है तो कर ले, अदरवाइज ऑफर लिंक इसके बाद पूरे तरीके से कैंसिल कर दी जाएगी फुल्ली। तो आप लोग बता सकते हैं, और बाकी सारी चीजें क्लियर है। जो भी डाउट है आप लोग कंपनी के नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओवर टू यू मैम। ओके सर। भानु प्रताप, ओके, गुड। एंड बाकी सारे कहाँ हैं पर्सन फ्रॉम ग्रुप 2? ओके लिसन, अगर आप सबने इतनी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी है टास्क में, एक्टिविटीज में, तो आप ओपनली भी बोल सकते हो कि हम नहीं परफॉर्म कर सकते, बिकॉज आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन।
ठीक है, कम से कम वो पर्सन जो कल सेशन में थे जब एक्टिविटी मैंने सबको एक्सप्लेन की थी। बहुत सारे पर्सन लीव कर चुके थे। मैम इम्पैक्ट मैं बताऊं, सेकेंड ग्रुप से हूँ, मानसी। ओके, लेट मी कंप्लीट। मानसी, देन आप बताओ। आपने इस वीक में अपने सारे टास्क वगैरह जो भी ऐसी एक्टिविटीज है तो वो आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि कब कब मैंने आपको कौन सी एक्टिविटी दी दी थी करने के लिए। ठीक है, ऐसा है नहीं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ना हो। एंड वी ऑल्सो हैव अटेंडेंस कि उस सेशन में कौन से पर्सन अवेलेबल थे, तो हम उन्हीं से वो एक्टिविटी भी मांगेंगे आपने कहाँ परफॉर्म की। आपका जो परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ से देखा जाएगा, आपकी जो क्या आप एक्टिव हो, योर इन्वॉल्वमेंट इन सेशन, यहाँ से देखा जाएगा। एक असेसमेंट भी लगेगी ना कंपनी की तरफ से कि जैसे आपके कॉलेजेस वगैरह में लगती है, तो ऐसे यहाँ से भी आपको ग्रेडिंग मिलेगी। तो वो उसी के बेसिस पे होगी आप कितनी एक्टिवली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो और टास्क जो आपको असाइन किए हुए हैं वो आप परफॉर्म कर रहे हो। तो आप इसको इग्नोर मत करो। अगर आप कर रहे हो तो डेट इज टोटली अपॉन यू। ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो फिर आपको ही करना पड़ेगा एडजस्ट उसके साथ। बट मैं यहाँ पे सारी चीजें नॉट ओनली ऑब्जर्व बट मैं नोट भी कर रही हूँ कि अगर कोई एक्टिविटी होती है मैं पूछती हूँ क्लास में से अगर कौन से बच्चे कर रहे थे आज तक, अभी तक, एंड परफॉर्मेंस होती। आई डोंट हैव एनी इशू विद एनीवन। ठीक है, बट आई वांट कि सारे ही रिप्लाई करें। अगर सेशन में 15 हैं तो 15 के 15 ही पर्सन है, आप बोले कुछ ना तो बोले। एक लाइन आप रीड करके अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं ना उससे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं प्रिपेयर किया वो ऑन है, ठीक है, तो प्रेजेंट हो रहा है ना, रीड करके कुछ ना कुछ अभी तक गूगल से सर्च करके कुछ पॉइंट निकाल भी सकते थे जो नहीं भी थे कल सेशन में। बट दिस टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो मेरे को अभी तक नहीं मिली यहाँ पे। बहुत सारे पर्सन हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो इन्वॉल्व हमेशा से हुए हैं सारे सेशन में, बट बहुत सारे पर्सन हैं जिनकी तरफ से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। ठीक है, ओके भानु, हर्षिता, यस मानसी प्लीज। मैम सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ हमारी इंपोर्ट सेविंग का, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड अफेक्टेड हुआ कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व्स कमाए थे वो क्रूड ऑयल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, गोल्ड पे खर्च हुए। और दूसरी चीज है मैम, सेकंड पॉइंट की फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइजेस में, क्योंकि 20% इंडिया जो अपना इम्पोर्ट करती थी वो यहाँ पे कम हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही, जिससे हमारा इम्पोर्टिंग जो इंडिया का जो बिल था, इंडिया का इम्पोर्टिंग बिल वो काफी कम हुआ। और थर्ड पॉइंट है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का हमारा इनफ्लो बढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को काफी कम कर दिया, जिसकी वजह से $15.10 बिलियन रिजर्व से हमारी सेविंग हुई बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर 2019। ओके, यस, बिल्कुल सही पॉइंट थे जो भी आपने एक्सप्लेन किया रणबीर। ओके, सो दैट्स इट। अभी इस पे और इतना टाइम नहीं हम कर सकते, तो लेट्स स्टार्ट योर अनदर मॉड्यूल। एंड
आई अप्रिशिएट एवरीवन जिन्होंने रिप्लाई किया, चाहे वो टेक्स्ट में किया, चाहे वो माइक ऑन करके एक्सप्लेन किया। कम से कम 1 लाइन लिखी, 2 लिखी, लेकिन रिप्लाई किया, ठीक है। एंड सबके जो भी रिप्लाई हैं वो मैंने अपनी तरफ से नोट कर लिए हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन योर प्रीवियस टास्क जो आपको वीकली बेसिस पे मिले हैं या फिर आपको रेगुलर बेसिस पे मिले हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको टास्क मिला था 5 डेज के लिए, ठीक है। मैं अभी तक वो भूली नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए 2 दिन टास्क मिले थे आपको, तो वो भी चाहिए इसी वीक में, बिकॉज वो 5 डेज की एक्टिविटी थी। तो सारी ऐसी एक्टिविटी जो क्लास में मिली थी या वीकली बेसिस पे जो आपको अलग टास्क मिला था, तो वो सबकी सबमिशन आपकी इस वीक के एंड में हो जाएगी। अगर कोई चाहता है तो आपको एक प्रॉपर लिस्ट बना के भेज दूंगी मैं टास्क की, कि कौन कौन से टास्क थे मॉड्यूल वाइज, कि मॉड्यूल 1 का टास्क, 2 का, 3 का, तो उसी के अकॉर्डिंग ही सबका जो सबमिशन हो वो आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी थी जो हमने क्लास में ही परफॉर्म कर ली थी, कुछ प्रैक्टिकल थे और कुछ नॉन प्रैक्टिकल थी, तो उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। जरूरी नहीं कि हर एक मॉड्यूल में से एक्टिविटी मांगी जाए, ठीक है। कुछ वर्बली भी हमने डिस्कस किया था। सो let's start your last module of finance training, that is on the topic of financial modeling and valuation. You can also call it advanced financial concept, ठीक है। ओके हर्षिता, सो जो आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है एंड इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट मॉड्यूल से 11th मॉड्यूल तक बहुत सारे ऐसे फाइनेंस के बारे में स्टडी किया, इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया, ठीक है, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। बैंकिंग फाइनेंस क्या है, स्टॉक मार्केट फाइनेंस क्या है, ठीक है, लीगल फाइनेंस क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है। तो ये सब कॉन्सेप्ट की लर्निंग करने के बाद ही आपका ये कॉन्सेप्ट आता है। अभी एडवांस में चलते हैं, कुछ ऐसे एडवांस टॉपिक है फाइनेंस में जो मे बी आपको ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन नहीं स्टडी करवाए जाएंगे, लेकिन ये अभी डेवलप हो रहे हैं नए नए। तो ये वाले टॉपिक्स, बाकी सारे टॉपिक्स की लर्निंग करने के बाद ही एडवांस टॉपिक आते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, होता क्या है बेसिकली। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, एक स्किल है जिससे हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं किसी भी बिजनेस का, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी बिजनेस का करेंगे, इसमें अकाउंटिंग फाइनेंस सारे बिजनेस मैट्रिक्स इंक्लूड होते हैं, ये फ्यूचर के लिए होती है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक काइंड ऑफ सिस्टम है, कुछ ऐसा डेटा एनालिटिक, जैसे हम डेटा एनालिसिस करते हैं जिससे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कोस्टिंग कर सकते हैं, तो उसी बेसिस पे फाइनेंशियल मॉडलिंग की जाती है। आजकल ये बहुत कॉमन है, हर कंपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रही है, अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, आप रिजर्व्स कैसे रखनी, प्रोविजंस कैसे रखनी है, व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड एक्सपेंशन क्राइटेरिया ऑफ कंपनी। तो ऑटोमेटिकली ये जो सारी चीजें होती है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग हम उसी चीज की करते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग में जैसे टिपिकली हमें हिस्ट्री चाहिए होती, डेटा चाहिए होता है इनकम स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से और कैश फ्लो से। इनकम स्टेटमेंट जिसमें आपके पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का जो भी इनकम और एक्सपेंसेस
होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज मेंशन की होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और जनरल बेसिस पे जो भी आपके इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का, वो सारी उसका एनालिसिस किया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट मॉडल को यूज करके हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं। आप इसको फिर ब्रीफली पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पर नेटवर्क का इशू आता है तो प्लीज को इन्फॉर्म कर देना। And this is the model key objective is to best reproducibility fund system. This is the financial modeling जिससे हम कैसे फंड फ्लो सिस्टम बना सकते हैं to reduce your overhead expenses and create more reserves and provisions। ठीक है, ध्यान से डायग्राम को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, रिटेन कैश, इन्वेंटरी, एसेट, रिसीवेबल, ऑपरेशन, डेट एंड ट्रेड क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के पास अगर होगा कैश, ठीक है, कैश से वो ऑपरेशंस कर सकता है, कैश से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैश की होती है, ठीक है। कैश से ही हम ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इट मींस कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर डेट कैश से इन्वेंट्री आएगी, रॉ मटेरियल आएगा, जौन से भी एसेट परचेज करनी है वो भी आपको कैश से ही आएगी। लेकिन जब एसेट्स को सेल करते हैं तो वो कैश आपको एसेट से कैश भी जनरेट हो जाता है, दैट इज अ टू वे प्रोसेस। ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस से दो चीजें हो सकती हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। अगर आपका प्रॉफिट होगा, आपकी सेल होगी, देन चांसेस है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करोगे, जो भी आपके बैड डेट्स हैं वो रिकवर कर लोगे। ठीक है, रिसीवेबल होते हैं ना जिनसे आपने सेल करके, जिनसे आपने फंड लेने होते हैं, लेकिन सम टाइम इट कुड बी बैड डेट्स। एक होते हैं गुड डेट, एक होते हैं बैड डेट। बैड डेट जो आपको रिसीव नहीं होते, फॉर एग्जांपल कंपनी ने अगर किसी भी पर्सन को सेल की और अराउंड 1 ईयर की सेल की, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको 50 और 60 लाख, मे बी 60 लाख पे कर दिए, देन 40 लाख वो पे नहीं कर रहे, बहुत टाइम से नहीं पे कर रहे, तो देन हम उन्हें उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, इट इज बैड डेट्स। ठीक है, जॉन से भी डेट कंपनी को या अमाउंट रेवेन्यू फुल्ली जनरेट हो जाते हैं, पे हो जाते हैं, पे बैक, दैट इज गुड डेट। तो ऑपरेशंस से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सेल होगी तो उससे आपको रिसीवेबल होंगे, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, या तो फिर उसमें में से कैश की कलेक्शन होगी और या फिर उसमें से बैड डेट्स हो जाएंगे जो आपको नहीं आएंगे। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। अभी जब आपके ऑपरेशन होंगे, आप किसी को डेट सर्विस दे सकते हो, डेट सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो डेट सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं, देन उससे हमें क्या रिसीव होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट फिर से कैश का पार्ट है। डेट से ट्रेड क्रेडिट कर सकते हैं हम, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट से फिर से हमें कैश रिसीव होता है, एंड उसको रिटेन करने के लिए हम ट्रेड ट्रेड क्रेडिट को रिटेन करते हैं, और उसको रिटेन करने के लिए हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है। इट मींस फाइनेंशियल मॉडलिंग को कितना अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से डिफाइन किया हुआ है इस डायग्राम में, कि दोनों का टू वे प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है। सबको ये डायग्राम क्लियर हुआ या इसमें कोई डाउट है?
ओके। तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। ठीक है, किसी कंपनी के लिए एग्जांपल दी यहाँ पर, किसी कंपनी की, जिसमें उन्होंने इनकम स्टेटमेंट अपनी प्रेजेंट की हुई है। इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करके बहुत सारी वैल्यूज की है डेटा एनालिसिस निकालने के लिए, तो उससे उन्होंने प्रॉपर अपना नेट इनकम जो भी आइडेंटिफाई की हुई है। फर्स्ट इज यहाँ पे उन्होंने 2019 टू 2026 ऑनवर्ड उन्होंने एक अपना फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू मींस कितनी इनकम आ रही है, सेल कितनी हुई है, रेवेन्यू इज आल्सो सेल, रेवेन्यू को सेल भी बोलते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सीओजीएस कितना आया है, देन डिडक्ट करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। नाउ यस रिया, नो, स्क्रीन अभी भी नहीं विजिबल। तो बेसिकली सबसे पहले रेवेन्यू डिफाइन किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी है वो डिडक्ट करके आपका जीपी निकल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एस जी एंड ए मीन्स सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपके एक्सपेंसेस आए होंगे। जनरल एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, जो आपके एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आ जाते हैं। एडमिन के एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, जैसे उस पे लेबर लगी है तो वेज कॉस्ट वगैरह सारी चीजें जो एडमिन एक्सपेंसेस में आ जाती है, तो वो सारी डिडक्ट करके कोई और अदर अभी भी विजिबल नहीं है स्क्रीन, या विजिबल है? तो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस डिडक्ट करके हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी हमारा डेटा एनालिसिस होता है वो हम निकाल लेते हैं कि हमारा बिट्टा आ गया हमारे पास। देन डेप्रिसिएशन भी आएगी। इफ यू हैव फिक्स्ड एसेट्स तो डेप्रिसिएशन भी आएगी उस चीज के लिए। कोई एग्जांपल दे सकता है फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? हम प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स। यस राइट। तो उसके लिए डेप्रिशिएशन, उसकी वेयर एंड टियर कॉस्ट भी आएगी, उसको डिडक्ट करके देन हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। देन इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देंगे हम, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स की वैल्यू को डिडक्ट करेंगे, आफ्टर दैट हमारा टोटल टैक्स जितना भी बना डिडक्ट करके हमारी नेट इनकम आ जाती है। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, लेकिन हर चीज की कैलकुलेशन जरूरी है और हर एक्सपेंस को डिडक्ट करके हर प्रॉफिट को ऐड करना जरूरी है इसमें, तभी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हो। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडल यूज्ड फॉर? क्यों यूज करते हैं फाइनेंशियल मॉडल को? रेज्ड कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाने के लिए, चाहे वो हम डेट के थ्रू करें चाहे हम इक्विटी। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी डेट
बैंकिंग सेक्टर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जस्ट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट जो भी होती है ट्रांसलेटेड। क्या business originally ऑर्गेनिकली, बिजनेस को ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर सकते हो, न्यू स्टोर्स, इट मीन्स कि एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, न्यू स्टोर्स, न्यू मार्केट में एंटर करके फ्रेंचाइजीज वगैरह ओपन करके अपने बिजनेस को बढ़ाना। सेलिंग और डाइवेस्टिंग एसेट्स एंड बिजनेस यूनिट, वन टर्म इज इन्वेस्टिंग एंड सेकंड वन इज डाइवेस्टिंग। इन्वेस्ट करना, किसी भी जगह पे अपने पैसे लगाना जहां से आपको प्रॉफिट हो उस इन्वेस्टमेंट का। डाइवेस्टिंग मीन्स निकाल लेने अपनी मनी किसी भी इन्वेस्टमेंट से, किसी भी एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट की हुई है तो उसको वापस निकाल लेना। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग फॉर द पीरियड ऑफ फ्यूचर, कैपिटल एलोकेशन, हाउ टू एलोकेट योर कैपिटल इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, कैपिटल एलोकेशन क्या होती है, हमने बहुत बार पढ़ा है। मैम कैन आई एक्सप्लेन? यस प्लीज। मैम कैपिटल एलोकेशन मीन्स मैम कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने सीखा था कि जो है बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट्स, जैसे टू कैपिटल है या कोई प्रोजेक्ट है तो जिसमें ज़्यादा हमारा रिटर्न आता है तो उसी में कैपिटल हम ज़्यादा लगाते हैं। मतलब उस प्रोजेक्ट में हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए जो हमें अच्छा रिटर्न दे रही है, जैसे कि एनपीवी यूज़ करते थे, आईआरआर मेथड यूज़ करते थे, पे बैक। यस, वेरी गुड। तो बेसिकली जिससे हमें ज्यादा रिटर्न आए, अपनी कैपिटल को ऐसे एलोकेट करना। वैल्यूइंग द बिजनेस, बिजनेस का एक्चुअली वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, उसे आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल, क्या क्या प्रायोरिटी है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या विजन और क्या मिशन, माइलस्टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, उन सभी चीजों पे काम करना। ठीक है, तभी हम एक बिजनेस की वैल्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम सुनोगे तो वहाँ पे क्या है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी वैल्यू है, जो ब्रांड है उनके ब्रांड नेम की वैल्यू है। चाहे वो कुछ भी खुद मैन्युफैक्चर करें, ठीक है, चाहे वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को सैंपल करके बेच रहे हैं, चाहे सिर्फ अपना ब्रांड नेम लगा रहे हो, बट देयर इज ऑलवेज अ वैल्यू। सो बेसिकली जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है वो हम या तो फिर सेल करने के लिए या जहाँ पर कभी हमने इन्वेस्ट किया होगा डाइवेस्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग लीड टू द पीरियड ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में कहाँ ग्रोथ करना चाहते हैं, किस गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फ्यूचर चैलेंज क्या है, क्या वो गोल लेके जा रहे हैं कि अभी वो 20 लाख की सेल कर 20 CR की सेल कर रहे हैं, देन वो इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर वो इससे ऊपर ही जाएंगे 20 CR टू, फिर उनमें होगा कि हम 25 कर ले, 30 कर लें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोइंग द बिजनेस। न्यू बिजनेस स्टोर्स ओपन कर लिए, फ्रेंचाइजीज ओपन कर ली, बिजनेस को डिफरेंट कंट्रीज में ओपन कर लिया। दिस इज अनदर स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोइंग एंड एक्सपेंशन। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर मीन्स कि हम कैसे बजट वगैरह अपना सेट करते हैं। यहाँ पर अगर पर्सनल मैनेजमेंट बिजनेस पर्सनल बजट की बात आती है तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन और एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे हम कैसे सारी चीजें मैनेज करेंगे। कैपिटल एलोकेशन मीन्स
कि आपने कैपिटल किस किस चीज पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई बता सकता है? किसने इन्वेस्टमेंट की हो किसी स्टॉक मार्केट में या वैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में? तो बेसिकली कैपिटल एलोकेशन कहाँ पर इन्वेस्ट करते हो? बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जगह से, ठीक है। अभी कैपिटल एलोकेशन में कैपिटल फंडिंग कैसे कलेक्ट करनी है, दोनों चीजें आ सकती है। अगर आप न्यू बिजनेस खोल रहे हो तो न्यू बिजनेस में बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस होना चाहिए। वेरी गुड। एंड बहुत सारी और भी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एज इफ यू आर नॉट अ बिग रिस्क टेकर पर्सन, देन आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो सिप में कर लो, रिस्क नहीं है कोई भी इतना। तो ऐसे इन्हीं तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। पेनी स्टॉक्स, यस वेरी गुड, ठीक है। यहाँ जिनकी वो वाले स्टॉक्स में भी पेनी स्टॉक की भी ट्रेडिंग जो पीरियड है बहुत कम होता है। एक मैंने आपको पीरियड ऑफ ट्रेडिंग बताए थे, 1 डे, ठीक है, कुछ मिनट्स में होते हैं, बाय एंड सोल्ड। तो ऐसे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना, रेशियो एनालिसिस करना, जो हमने बहुत सारी रेशियो कैलकुलेट करके कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट आपको मैंने टास्क दिया था रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So this is the all about the financial modeling. बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडलिंग में कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, बोरिंग समरी एंड अकाउंटिंग मूवमेंट से सारी चीजें एनालिसिस करनी। हम अगर इसकी ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपेयर करने, क्योंकि जब जब भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो ना, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग करते टाइम ये तो पॉसिबल नहीं है आप सिर्फ प्रॉफिट्स ही लेके चलो, आप लॉसेस भी लेके चलोगे ना साथ में। जो आप एक्सपेंसेस लेके भी साथ में चलोगे ना, अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इट मीन्स कि आपके उसके उसके ऊपर एक्सपेंस भी लगे हुए हैं। तो एक्सपेंडिचर को भी हमेशा कंसिडर करके फाइनेंशियल मॉडलिंग में लेके चलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट assumptions हो गई हैं, आपके प्रोजेक्ट के कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, एंड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, कितना मार्जिन निकल रहा है, ये सारी चीजें जो भी हैं आप अपने माइंड में रख रख के ही फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हो। तो बेसिकली 3 जो हमने स्टेटमेंट मॉडल देखे थे, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट, दैट इज द मेजर डेटा एनालिसिस टर्म्स और मेजर रिक्वायर्ड जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, यही होती है। Now there is one another advanced concept of finance, that is behavioral finance. Behavioral finance क्या होता है? बिहेवियर फाइनेंस एक स्टडी की थी, ठीक है, ये रिसेंट में अभी हमारे जो फाइनेंस के अकाउंट फाइनेंस के एडवांस टॉपिक में ऐड हुआ है। रिसेंट एक स्टडी हुई थी बिहेवियर पर कि कैसे एक पर्सन की साइकोलॉजी, जो उसकी साइकोलॉजी है, ठीक है, उसके जो मूड्स हैं या उसकी जो थिंकिंग है, वो कैसे फाइनेंस के एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। इस स्टडी से ये पता चला कि जो भी आपके इमोशंस, फियर, ग्रीड,
योर कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड कैसे इफेक्ट करता है ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, ठीक है, अर्निंग को, कैसे आप डिसीजन लेते हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्या रैशनल डिसीजन ले रहे हो जब कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर ग्रुप डिसीजन के बेसिस पे हो, कंसल्टेंट के जो भी डिसीजन है उसके बेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, व्हाट इज योर साइकोलॉजी, दैट इज बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस बेसिकली वहां पे आता है जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट जैसी प्लेसेस पे, ठीक है। तो आजकल हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट करती है, इट मींस कि बिहेवियरल फाइनेंस का भी पता होना जरूरी है, ये होता क्या है। बिहेवियरल फाइनेंस को हम स्टॉक मार्केट से अगर रिलेट करें तो देयर इज अ वन टर्म दैट इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, हम निकालते हैं जब भी हम बिहेवियरल फाइनेंस को स्टॉक मार्केट के साथ रिलेट करते हैं तो सबसे पहले ईएमएच जो है वो स्टडी करना पड़ता है। ईएमएच में क्या हम डिफाइन करते हैं कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज है उनका क्या प्राइस चल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्चुएशन इन फ्यूचर और इन अ करंट पीरियड, ठीक है। आप कैसे इन फ्यूचर इन्वेस्ट करोगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी सिक्योरिटी के प्राइस में, वो आप ईएमएच से ऑलरेडी कर सकते हो डिटरमाइन। सो बेसिकली बहुत अपने इमोशनल, अपने फियर, अपने पर्सनल मूड्स से रिलेटेड जो भी आपके चीजें, जो भी आपका बिहेवियर आपके स्टॉक मार्केट या फाइनेंस में किसी भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इफेक्ट करता है, वो सीधा सीधा आपके फाइनेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी तो ये पूरी मार्केट को भी इफेक्ट कर देता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ईएमएच मॉडल। यहाँ पे 3 पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। फर्स्ट इज वीक, सेकंड इज सेमी स्ट्रॉन्ग एंड थर्ड इज, फर्स्ट वीक में क्या होता है, जो आपके पास्ट प्राइसेस होते हैं। हेयर हम पास्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सेमी स्ट्रॉन्ग में पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, करंट ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, करंट पीरियड में वो क्या स्टॉक में क्या चीजें आ रही है। एंड द स्ट्रॉन्ग वन इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो अब आपको कैसे मिल रही है, कैसे कर रहे हो, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन ये तीनों पॉइंट अगर हो तो ईएमएचएस की स्टडी हो जाती है। पास्ट प्राइसेस, अगर किसी स्टॉक के पहले प्राइसेस थे 50-60, नाउ वो अभी 80 पे है, तो हम उसके पिछले 4-5 ईयर के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आई थी वो चेक करके हम नेक्स्ट ईयर आने वाली फ्लक्चुएशन को देख सकते हैं कि कितनी हो सकती है। एक एवरेज टर्म आप पहले से फिगर आउट कर सकते हो, नॉट फुल फ्लैश टर्म, लेकिन एवरेज आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट 5 to 10 ईयर में आपको आफ्टर ईयर या फिर 5-10 मंथ की बात करूं तो उसमें आपके मिनिमम आपकी फ्लक्चुएशन आ रही है प्राइजेस में, ठीक है। इट मीन्स कि वो पास्ट प्राइजेस से आप एनालिसिस कर लोगे। पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है, पब्लिक क्या कहना कह रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ निकालती है तो उसकी बहुत डिस्कशन होती है। सोशल मीडिया, अदर जो हमारे प्लेटफॉर्म है वहां पे बहुत डिस्कशन होती है, दैट इज अ सोशल इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन। एंड द स्ट्रॉन्ग वन इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन। सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन होती है जिसपे ईएमएचएस मॉडल बिलीव करता है दैट इज प्राइवेट, जो इंटरनली होती है। पब्लिक इंफॉर्मेशन पे भी इतना नहीं, और पास्ट वाली जो होती है वो वीक होती है, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि अगर फ्यूचर में ऐसी चीजें, पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं, फ्यूचर में भी होंगी। सेमी स्ट्रॉन्ग जो हमारा करंट ट्रेंड चल रहा है उसी के बेसिस पर
इन्वेस्ट करना है एंड द प्राइवेट वन इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ द 5 बिहेवियर फाइनेंसेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। 5 तरीके के बिहेवियर फाइनेंस में कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट इज मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग क्या होता है? जब भी कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसकी मेंटली वो क्या चीजें कैलकुलेट करता है वही डिफाइन करता है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसकी थिंकिंग है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, वो इसको स्पेंड कैसे करेगा, फाइनेंशियली कैसे एडजस्ट करेगा, सारी चीजें आ जाती है मेंटल अकाउंटिंग में। सो वी कैन ऑल्सो सेट कि मेंटल अकाउंटिंग एक बिहेवियर है जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो ह्यूमन के माइंड में रिलेटेड टू मनी बनते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे ह्यूमन डिसीजन लेता है, दैट इज मेंटल अकाउंटिंग ना। मेंटल अकाउंटिंग की बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, जैसे टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड एक मेंटल अकाउंटिंग है। जब भी कोई भी पर्सन टैक्स पे करता है, पे करने से पहले शी नोज वेरी वेल उसको रिटर्न फील करेगी तो वापस उसके पास आ जाएगा, मेंटल अकाउंटिंग। इसी तरीके से बोनसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन कंपनी में काम कर रहा है, उसकी हर मंथ की थोड़ी थोड़ी डिडक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे उसके प्रोविडेंट फंड के लिए या कुछ और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या बोनस के लिए रिडक्शन हो रही है हर मंथ। लेकिन उसको पता है कि मेरे को जब मैं जॉब को छोड़ूंगा तब, या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड डिफाइन किया उसके बाद उसको रिटर्न वो मनी आ जाएगी। तो दिस इज अ मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग में जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी विनिंग आ जाता है, ठीक है। लॉटरी में कौन इन्वेस्ट करता है? जिसको पता होता है कि हाँ शायद मेरी निकल ही जाए बाय लक। तो ये साइकोलॉजी हुई एक पर्सन की, कि वो अपनी साइकोलॉजी, अपने थॉट्स को कैसे यूज करके सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है। So this is all about the mental accounting, and the next one is herd behavior. Herd behavior क्या होता है अभी? हर्ड इज जब आप किसी से कोई बात सुन लेते हो, ठीक है, कोई किसी की चीज के बारे में, कोई किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा है, कोई ग्रुप, कोई पर्सन, हर्ड बिहेवियर है आपका। आप जैसा सुनते हो आप उसको ले लेते हो, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, लेते हो ना आप। कभी कभी आपको कोई पर्सन बोल देता है, फॉर जनरल एग्जांपल देती हूँ, आपको किसी एक दो पर्सन ने बोल दिया कि हाँ ये वाली मूवी या ये वाला नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज है जो भी है, तो वो बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एक ने बोला नहीं इतना इफेक्ट होगा, दो ने बोला, तीन चार पांच बोले, आपका ऑटोमेटिकली आपका ना एक हॉट बिहेवियर बन जाता है कि हाँ मैं भी देखूं शायद, क्या इतनी वो इंटरेस्टिंग है सब बोल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द हर्ट बिहेवियर, कि जब कोई पर्सन किसी भी चीज में इन्वेस्ट करता है तो वो बोलता है उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, कुछ बेनिफिट बता रहा है, देन ऑटोमेटिकली हमारा भी ये देख के मन करेगा हम भी इन्वेस्ट करते हैं वहां पे। सो दिस इज हार्ड बिहेवियर। Herd behavior is a behavior wherein people join groups and follow the actions of others, जहाँ पे
एक ग्रुप ऑफ द पर्सन तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन किसी एक पर्सन या दो पर्सन के इशारों पे चलते हैं। उनमें यूनिटी होती है, वो अपने सारे डिसीजन उस एक जो उनका चीफ होता है, जो लीडर होता है, उसके बेसिस पे छोड़ देते हैं। दिस इज द हर्ड बिहेवियर। कॉर्पोरेट सेक्टर में हार्ड बिहेवियर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता। मेजर जो फैक्ट्स है उस पर बात की जाती है। तो नेक्स्ट इज इमोशनल गैप। अब इमोशनल गैप क्या होता है? इमोशनल गैप रेफर्स टू द decision making based on the extreme level of your emotions और इमोशन स्ट्रीम्स। कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, एंगर, फियर और एक्साइटमेंट, हैप्पी, ओवर हैप्पी। तो ये सारी चीजें सरप्राइज क्या आ जाती है इमोशनल गैप पे। कैसे थोड़ा थोड़े पॉइंट आपको इमोशनली हर्ट कर देते हैं, कैसे आप इमोशंस में आके चीजें करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जैसे दिवाली के टाइम पे जब धनतेरस आता है, दिवाली से पहले, तो सबकी ये मेंटेलिटी बनी हुई है, इमोशंस कल्चर के साथ है कि वहां तब धनतेरस में हमने कोई गोल्ड को परचेज करना है, चाहे उसकी वैल्यू ज्यादा हो चाहे कम हो, और ऑलवेज धनतेरस में वैल्यू ज्यादा ही होती है, डिमांड ज्यादा होती है। तो दैट इज इमोशनल गैप, जो आपकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को बहुत इफेक्ट करेगा। And the another point is anchoring. Anchoring refers to attract, attracting, attaching a spending level of certain references. Example के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया है। एन इन्वेस्टर में assume that when a stock perform well over the last 5 year, it will continue to perform well in the future. हमने एक assumption लगा ली है कि अगर वो एक स्टॉक है वो पिछले 5 साल में बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन अगले 5 साल में भी देगा। सो विदाउट इन्वेस्टर्स assumptions may not hold true, जरूरी नहीं उसकी सच्ची हो। On the other hand, investors may fail to take advantage of promising investment opportunity due to bad experience with a similar investment, क्योंकि उनको बैड एक्सपीरियंस होता है जहां पे भी उन्होंने आज तक इन्वेस्ट किया होता है। तो वो डरते न्यू जो एस्टेब्लिशमेंट्स जो की गई हैं, ठीक है, उसको ओपन नहीं कर रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंकरिंग। एंड द नेक्स्ट इज सेल्फ। जब इन्वेस्टर अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट हो कि उसको बहुत नॉलेज है एंड वो कैपेबल है, इन्वेस्ट करेगा, लेकिन दिस इज नॉट श्योर कि वो हर बार उसका सही जाएगा वो ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टर परचेज स्टॉक दैट सडनली इंक्रीज इन द वैल्यू, उसने परचेज किया स्टॉक, उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ने लगी, देन वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यस, मैंने जो प्रेडिक्शन लगाई थी वो एक्यूरेट थी। Then the investor take all the credit for the outcome of the decision despite not using any facts of insight when making this purchase. क्योंकि उसको लगा कि मैंने इन्वेस्ट किया तो एकदम से बहुत प्राइस बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉफिट होने लग गया, देन उसने क्रेडिट लेके और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उसके रिलेटेड और डिसीजन लिए। इफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, अगर स्टॉक सडनली टेक डाउन, स्टॉक गिरने लग जाता है, देन द इन्वेस्टर में ब्लेम कर सकता है कि उसका बैड लक गया। इट मींस सेल्फ एट्रीब्यूशन क्या हुई, अगर तो अच्छा गया इट मींस कि हम कॉन्फिडेंट है, हमारे पास नॉलेज है इसीलिए अच्छा गया। अगर बुरा चला जाए तो ये नहीं बोल सकते कि हमारा कॉन्फिडेंट है, हमारी नॉलेज गलत है।
ये बोलेंगे कि बैड लक है, किस्मत ही नहीं सही, इसीलिए हमारे हो गया। तो यही होता है ना मोस्टली, सारे ऐसे ही बोलते हैं, अगर अच्छा काम हो जाए तो अपना नाम लेना, अगर नहीं हो तो लक पे आ जाता है। तो दिस इज अ सेल्फ एट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? सो दिस इज योर एक्टिविटी, कैलकुलेट करना है यहाँ पे आपने। तो अपना जो पेन नोटबुक लेके बैठना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? और अगर आफ्टर एक्सप्लेनेशन नहीं कुछ समझ में आता तो पहले क्लियर करना है, देन फिर स्टार्ट करना। प्रैक्टिकल टास्क क्या है? एक सिंपल इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी है। कैसे हम फिगर आउट करते हैं? सबसे पहले आपको क्या चीजें दी हुई है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ईयर वन का रेवेन्यू है $50,000 एंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है कि हर साल बाद कितना कंपनी अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन पे स्पेंड करी है, डेट इज 8%। अब हम कोस्ट कैसे दी हुई है? फिक्स्ड कोस्ट, रेंट, सैलरी वगैरह सारा मिला के $20,000 पर ईयर है। एंड द वेरिएबल कोस्ट, ठीक है, रेवेन्यू के ऊपर 40% है। टैक्सेस हम 25% रेट के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, ठीक है? नाउ हाउ टू कैलकुलेट नेट इनकम? फर्स्ट इज कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ईच ईयर। हर साल के रेवेन्यू आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। देन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर ईच ईयर। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में फिक्स एसेट्स ज्यादा है, कम है, उसके बेसिस पे फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाती है। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी सेल और बाकी जो इंटरनेशनल के साथ रिलेट होती है। देन ईबीटी कैलकुलेट करना है, जितना रेवेन्यू आया उसमें से जो आपकी एक्सपेंडिचर वगैरह सारी चीजें डिडक्ट करके। एंड देन कैलकुलेट नेट इनकम, ठीक है, आफ्टर रिडक्टिंग द टैक्स फ्रॉम ईबीटी। ये भी आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और इसी के बेसिस पे जो लास्ट स्लाइड क्वेश्चन वाली थी तो उसका भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन भी है जो मैंने सिर्फ गिवंस में डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले रेवेन्यू निकालना है हमने, जैसे ईयर वन का 50,000 दिया हुआ और रेट 8% है। इट मीन्स कि ईयर वन का हम कैसे करेंगे? 1 प्लस ग्रोथ रेट एंड रेवेन्यू टू का ईयर टू रेवेन्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस ग्रोथ रेट। कैसे आ जाएगा? रेवेन्यू 1 ईयर का क्या है? $50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट इज 8%, 8/12। इसी तरीके से आप ईयर टू का और थ्री का कैलकुलेट करोगे। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? सबसे पहले कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर द ईच ईयर। हर साल की टोटल कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट $20,000, वेरिएबल इज 40%। टेबल कॉस्ट योर कॉस्ट, स्क्रीनशॉट डन। स्क्रीनशॉट हो गया। So this is the question slide.
.3 कौन सा आप बोल रहे हो? स्टेप 3 सबसे पहले क्वेश्चन देख लो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने क्वेश्चन का? क्वेश्चन में सिंपली आपको ईयर 1 का रेवेन्यू दिया है, एनुअल ग्रोथ रेट गिवन है, ठीक है। फिर फिक्स कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट हम किससे निकालते हैं? रेवेन्यू के ऊपर परसेंटेज दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या, हमने चार चार चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट रेवेन्यू फॉर ईच ईयर, रेवेन्यू हर साल का। टोटल कॉस्ट निकालनी है जो फिक्स प्लस वेरिएबल को ऐड के निकल जाती है। देन हमने अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना है, रेवेन्यू जितना भी हो गया उसमें से टोटल कॉस्ट में से डिडक्ट करके, एंड देन नेट इनकम जो टैक्स डिडक्ट करके निकालते हैं। सो ये स्टेप है जो हमने चारों चीजें निकालनी है। एंड फर्स्ट हमने कैसे निकालना रेवेन्यू ईच ईयर? हमने रेवेन्यू फॉर ईयर सेकंड और थर्ड का कैसे निकालेंगे? जब हम सेकंड का निकालेंगे, रेवेन्यू फर्स्ट ईयर का $50,000 है, 1 + 8% रेट है, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ 1 साल का रेवेन्यू दिया है क्वेश्चन में, इट मीन्स कि आप 1 साल का निकाल लो। टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है? वेरी फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है एंड वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू $50,000 है, तो उसके ऊपर 40% निकाल के वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। दोनों को एड ऑन करके जो है आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद आपने अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना है, जितना भी रेवेन्यू है उसमें से टोटल कॉस्ट में से रेवेन्यू को डिडक्ट कर देना है। एंड देन आपने नेट इनकम कैसे निकालनी है? जो भी आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया उस पे जितना भी रेट दिया हुआ है वो परसेंटेज लगा के आपके अर्निंग बिफोर टैक्स में से उसको डिडक्ट कर देना। क्लियर यहाँ तक? नाउ अब आप इसे करना स्टार्ट कर दो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो यू हैव 10 मिनट्स, सबने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है यहीं पर ही।
जिनका भी हो गया वो टेक्स्ट में लिख सकते हो अपने आंसर। मानसी, सुधंत, हर्षिता, नमन एंड प्रिया, सिर्फ इनका रिप्लाई आया ना अभी तक, एंड बाकी अब मैं अगर अभी क्लियर कर सकती हो, लेकिन बाद में आए तो जब प्रोजेक्ट के लिए सेशन होंगे, जब भी आपके प्रोजेक्ट के लिए सेशन होंगे, ठीक है, या फिर टास्क वगैरह में, तो डाउट सेशन वगैरह ऐसे रखेंगे तो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ देयर इज एनी डाउट देन आप क्लियर कर दो, अदरवाइज अपनी ये जो भी आपकी टास्क है ना, ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, ये जरूर कहीं पर इसका रिकॉर्ड रखना, कभी भी आपको सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं। आई डोंट हैव प्रूफ हियर ना कि संचिता, भानु या बाकी जो भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं ले रही, जैसे सारे यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हैं कि एक्चुअल में इन्होंने कैलकुलेट किया भी है नहीं। So, if there is no doubt, then you can lead the session. Thank you so much, everyone.